नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से अम्ल, क्षार तथा लवणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अम्लों और क्षारों की परिभाषाओं को लेकर के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अम्लों और क्षारों की क्या परिभाषा दी गई वो देखते हैं। तो सबसे पहले अम्ल की एक परिभाषा दी गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। और इसका उल्टा वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। सबसे पहले अम्ल और क्षार की ये परिभाषाएं दी गई कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये परिभाषा काफी समय तक चली। इसके आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो। जैसे किसी का नाम होता है अनिल, इस अनिल नाम से आप याद कर सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये परिभाषा काफी समय तक प्रचलन में रही, लेकिन इसके बाद ऐसे कई पदार्थों की खोज की गई जो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार तो करते हैं लेकिन उनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लिटमस पत्र को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। तो वहां पर यह परिभाषा सफल नहीं रही, इसलिए कुछ सिद्धांत दिए गए। अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अवधारणाएं दी और उन अवधारणाओं को आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहली अवधारणा दी आर्हेनियस ने। सबसे पहले आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषाओं को लेकर के एक सिद्धांत दिया जिसे आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्षार और अम्ल की एक परिभाषा बताई। उस सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, यानी कि आर्हेनियस के अनुसार वे सारे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कैसे विलयन में? जलीय विलयन में, ध्यान रखना कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। कैसे आयन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। हाइड्रोजन यानी कि H+। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने परिभाषा दी कि आप जिस पदार्थ का जलीय विलयन अगर हाइड्रोजन आयन को त्यागता है तो वो सारे पदार्थ अम्ल कहलाएंगे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए HCl। HCl आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक क्या है? अम्ल है, क्योंकि इसका जब जलीय विलयन बना होगा तो ये H+ आयन को त्याग देगा। इसी प्रकार H2SO4, H2SO4 का भी जब आप जलीय विलयन बनाओगे तो ये H2 यहाँ से हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देगा। इस प्रकार से HNO3 का भी जब आप जलीय विलयन बनाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका भी जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है। इसमें हाइड्रोजन आयन कौन सा त्यागेगा? इन तीनों में से कोई नहीं त्यागेगा, ये वाला हाइड्रोजन आयन इसका ये त्याग करता है। तो इस प्रकार से आर्हेनियस के अनुसार वे सारे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और उन्होंने क्षार की परिभाषा क्या दी?
क्षार की परिभाषा भी यही थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस, OH माइनस का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि वे सारे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन त्यागते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। इसके उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, जैसे सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप जलीय विलयन करोगे तो ये OH हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करेगा। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब आप अपघटन करोगे, इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करेगा। इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग कर देता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये OH माइनस आयन का भी त्याग कर देता है। इस प्रकार से आर्यनियस ने एक परिभाषा दी, एक सिद्धांत दिया, उसके अनुसार यानी कि आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल दिए। आर्यनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये भी बताया कि वे सारे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि वे सारे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने क्षार को भी कहा कि वे सारे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं, और जो क्षार जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके बाद एक सिद्धांत और दिया गया, क्योंकि इस सिद्धांत में कुछ कमियां रहेगी। कमियां क्या रही? सबसे पहले जलीय विलयन को लेकर के, यानी कि अगर आपको आर्यनियस सिद्धांत से अम्ल और क्षार का पता लगाना है तो पदार्थ का सबसे पहले जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। जलीय विलयन बनाए बगैर आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो अम्ल है या क्षार, तो सबसे पहली कमी इसकी यही थी। इसके बाद दूसरी कमी और देखी कि कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए गए थे जिनमें H+ यानी कि कुछ ऐसे अम्ल थे जिसमें H+ आयन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अम्ल का गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे थे, और कुछ ऐसे क्षार थे जिनके अंदर OH माइनस आयन नहीं था लेकिन वो क्षार का गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे थे। यानी कि इसकी दूसरी कमी क्या रह गई कि H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन जिन अम्लों के अंदर नहीं पाया जाता है उन अम्लों की व्याख्या नहीं कर सकता, और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों और हाइड्रोजन आयन विहीन अम्लों की व्याख्या नहीं कर सकता। तो इस सिद्धांत की दो कमियां रह गई। इस कमियों को दूर करने के लिए एक सिद्धांत और दिया गया जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। यानी कि आर्यनियस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए ब्रोंस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर के एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं और क्षार कौन से पदार्थ होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अम्ल। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। जो क्या करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी कि वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं। और क्षार की उन्होंने परिभाषा क्या दी कि वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी कि इन्होंने प्रोटॉन के आधार पर इनकी परिभाषाएं दी कि वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन को त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इस सिद्धांत का एक नाम और भी दिया गया, वो नाम था इसका अम्ल क्षार सहयुग्मी सिद्धांत, यानी कि अम्ल क्षार सहयुग्मी सिद्धांत। इसी सिद्धांत का एक और नाम है अम्ल क्षार सहयुग्मी सिद्धांत।
अब इसमें आपको ऐसे सीधा कभी नहीं पूछा जाएगा कि ब्रॉन्स्टेड के अनुसार ये पदार्थ अम्ल या क्षार। आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और रिएक्शन के आधार पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। तो हम एक रिएक्शन के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे NH3 की अभिक्रिया आप H2O से करवाइए। NH3 की अभिक्रिया जब H2O से करवाई जाती है तो उसमें कुछ इस प्रकार से पदार्थ बनते हैं। यानी कि NH3 की अभिक्रिया कराई जिसमें एक अमोनियम आयन बना और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बना, दो आयन बने। अब इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है आप देखिएगा। सबसे पहले अमोनियम क्या कर रहा है, यहाँ पर अमोनियम के पास 3 प्रोटॉन थे, लेकिन ये अमोनिया जैसे अमोनियम में बदला तो इसमें 4 प्रोटॉन आ गए। मतलब अमोनिया ने क्या किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर अमोनिया किस रूप में व्यवहार करेगा, एक क्षार के रूप में व्यवहार करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया है। अब देखो जैसे ही अमोनिया प्रोटॉन को ग्रहण करके जो उत्पाद बनाएगा वो इसका सहयुग्मी अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहयुग्मी अम्ल। यानी कि क्षार जो है वो सहयुग्मी अम्ल बनाएगा और अम्ल सहयुग्मी क्षार बनाएगा। अब यहां से आप जल को देखिए, H2O क्या कर रहा है, एक H प्लस आयन को त्याग रहा है कि नहीं त्याग रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन को त्याग रहा है। प्रोटॉन को त्याग करके वो H माइनस बना रहा है, इसलिए H2 यहाँ पर किस रूप में व्यवहार करेगा, अम्ल के रूप में। H2O अम्ल है और ये अम्ल क्या बनाएगा, सहयुग्मी क्षार बनाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है और जो पदार्थ प्रोटॉन को त्यागता है वो अम्ल कहलाता है। आप इसी अभिक्रिया को दूसरे रूप में देखिएगा। जैसे मैं अभिक्रिया को HCl ले रहा हूँ, HCl की अभिक्रिया आप H2O से करवाइएगा और इसमें बनने वाले उत्पाद पर आप गौर करिएगा कि क्या बनना है, Cl माइनस प्लस H3O प्लस। इस प्रकार से इसमें से 2 उत्पाद बन रहे। अब यहां से ध्यान दीजिए, HCl किसमें बदल रहा है, Cl में बदल रहा है। यानी कि HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन का त्याग कर रहा है और जो पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। HCl किस रूप में व्यवहार करेगा, एक अम्ल के रूप में। एक प्रोटॉन को त्याग करके जो उत्पाद बनाएगा वो क्या कहलाएगा, सहयुग्मी क्षार कहलाएगा, सहयुग्मी क्षार कहलाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर H2O को देखिएगा, H2O क्या कर रहा है, H2O एक H प्लस को ग्रहण कर रहा है। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में एक प्रोटॉन को त्याग रहा था जबकि इसमें एक प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और बनने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा, इसका सहयुग्मी अम्ल। इस प्रकार से आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और रिएक्शन के आधार पर आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछ सकता है कि इसमें सहयुग्मी अम्ल कौन सा है, सहयुग्मी क्षार कौन सा है, क्षार कौन सा पदार्थ है, अम्ल कौन सा पदार्थ है। आपको इस रिएक्शन को देख करके पता लगाना है कि जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है वो क्षार कहलाएगा और जो पदार्थ प्रोटॉन को त्याग रहा है वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। देखो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार एक पदार्थ दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शा सकता है। यहाँ H2O एक अम्ल के रूप में व्यवहार कर रहा है जबकि यहाँ H2O किस रूप में व्यवहार कर रहा है, क्षार के रूप में व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन को त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल, और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाएंगे क्षार। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, अम्ल क्षार सहयुग्मी सिद्धांत। अब कभी कभार एक नंबर का सवाल ये भी आ जाता है कि अम्ल क्षार सहयुग्म किसे कहते हैं। क्या बोला जाएगा आपसे कि अम्ल क्षार सहयुग्म किसे कहते हैं। तो अम्लों और क्षारों का एक ऐसा युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर हो, अम्लों और क्षारों का एक ऐसा युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर। आप देखिएगा यहां से आप NH3 और NH4 को देखिए, इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है कि नहीं। इसमें एक प्रोटॉन कम है और इसमें एक प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन है इसमें 4 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का अंतर है, इसलिए क्या बन जाएगा, सहयुग्म अम्ल क्षार। अम्ल और क्षार का एक युग्म बनेगा। इस प्रकार से आप H2O और OH माइनस को भी देखिएगा और यहाँ से H2O और H+3 को भी देखिए, इनमें एक एक प्रोटॉन का अंतर आ रहा है, देखिए आप क्या हो जाएंगे, अम्ल क्षार सहयुग्म। लेकिन आप यहां से आप देखिए OH को और H3O यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों को आप सहयुग्म अम्ल क्षार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों में 2 प्रोटॉन का अंतर है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास 3 प्रोटॉन है, इसलिए आप इन्हें अम्ल क्षार सहयुग्म
नहीं कह सकते। तो ये था आपके ब्राउनस्टेड लोरिस सिद्धांत। इसके बाद इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई। इस सिद्धांत में क्या कमियां रह गई कि देखो, कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए थे प्रकृति के अंदर जिनके पास न तो प्रोटॉन था, उसके अंदर प्रोटॉन भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अम्ल और क्षार के रूप में व्यवहार कर रहे थे, तो उनकी ये व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे एक अमोनियम क्लोराइड को आप लीजिए, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड की व्याख्या नहीं कर सकता कि अम्ल या क्षार, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है, न तो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और न प्रोटॉन को त्यागेगा, लेकिन इसके बावजूद ये एक अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, तो इससे सिद्ध नहीं कर सकता। इसके अलावा एक BF3 को आप लीजिए, इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता, CO2 की ये व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो इन सारे पदार्थ जो बच गए हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन विहीन जितने भी अम्ल और क्षार होते हैं, उनकी व्याख्या ब्राउनस्टेड-लोरिस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। ये सिद्धांत की एक कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सिद्धांत को। तीसरा सिद्धांत दिया गया लोइस अम्ल क्षार सिद्धांत। एक वैज्ञानिक था लुईस, जिसने सिद्धांत दिया लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। अब देखो लुईस ने क्या सिद्धांत दिया। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में पढ़ा होगा। कुछ तत्वों के जो आखिरी कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को अन्य पदार्थ या अन्य तत्वों को देने की क्षमता रखते हैं। वो जब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को अन्य पदार्थ को देकर के गुप्त से संयोजक बंध बनाते हैं, तो उसी के आधार पर लुईस ने एक सिद्धांत दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। और क्षार कौन से पदार्थ होंगे, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। इसका उल्टा, यानी कि लुईस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज आपको और भी दी कि कौन से पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे और कौन से पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेंगे। देखो स्वाभाविक सी बात है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो पदार्थ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वही तो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेंगे। इसमें उन्होंने एक चीज और भी बताई, अम्ल जो होते हैं, यानी कि जिनके वे सारे यौगिक जिनका परमाणु नाभिक का अष्टक अपूर्ण हो, ठीक है ना, वैसे यौगिक जिनका अष्टक कैसा हो, अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण, यानी कि जिन यौगिकों का अष्टक अपूर्ण होता है वह सारे इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक चीज और भी बताई कि जितने भी धनात्मक तत्व होते हैं, धनात्मक यौगिक होते हैं, वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। ऐसे कि ऐसे उन्होंने क्षार की परिभाषा बताई। क्षार का उन्होंने क्या बताया कि जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, लेकिन वे यौगिक जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, इसके अतिरिक्त यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, यानी कि अथवा वो क्या हो, ऋणात्मक हो। इस प्रकार से उन्होंने एक परिभाषा दी कि लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। अब लुईस अम्ल कौन कौन से होंगे, जिनका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, अथवा वो कैसे हो, धनात्मक हो। धनात्मक होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होती है। कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तभी उसके ऊपर प्लस आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और क्षार कौन से होंगे, जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो उनके आखिरी कोष में, या फिर वो ऋणात्मक हो। कोई भी पदार्थ ऋणात्मक कब होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तभी तो वो ऋणात्मक होता है। Cl में एक माइनस लगता है क्योंकि उसके आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए उसके ऊपर माइनस लगता है। सोडियम के ऊपर एक प्लस लगता है क्योंकि अपने आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब इनके एग्जाम्पल देखिएगा जिनके अष्टक अपूर्ण हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था BF3 का,
इसमें बोरॉन का आखिरी जो कक्षक होता है उसमें अष्टक पूरा नहीं होता है, क्योंकि बोरॉन के आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन तीन का यहाँ से साझेदारी कर लेते हैं फ्लोरीन के साथ, तो 6 हो जाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम का देखिए AlCl3, एल्यूमिनियम के भी आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 3 क्लोरीन के साथ संयोजकता करता है तो 6 हो जाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी धनात्मक होते हैं जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये सारे जितने भी धनात्मक होते हैं, धनात्मक तत्व, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। इसके अतिरिक्त आप नीचे क्षार के एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे NH3, इसमें इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, H2O, इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं ऑक्सीजन के पास। और इसके बाद जितने भी ऋणात्मक है जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, लुईस क्षार होंगे। तो समझ में आया, यानी कि वे सारे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। और लुईस अम्ल कौन कौन से पदार्थ होंगे, जिनका अष्टक अपूर्ण हो या फिर धनात्मक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षार कौन से पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार, लुईस सिद्धांत के अनुसार। कौन कौन से होंगे, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो या फिर वो क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। इसे आप एक अभिक्रिया के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझ रहे हैं, जैसे BF3 जब इसकी अभिक्रिया NH3 से करवाई जाती है तो इसमें क्या होता है कि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 5 में 3 इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ संयोजकता कर लेते हैं, हाइड्रोजन के, 3 हाइड्रोजन के साथ से संयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो इसके बाहरी कोष में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, बोरॉन को दे देता है, और एक संयोजक बंध बना लेता है, बन जाता है NH3। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है और इलेक्ट्रॉन और क्षारों यानी कि अम्लों और क्षारों की लुईस सिद्धांत के अनुसार इनकी परिभाषा दी। आप एग्जांपल और समझिएगा, जैसे AlCl3 अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप H2O से करवाइएगा। जब इसकी अभिक्रिया H2O से करवाई जाती है, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के पास तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते क्योंकि उसके आखिरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में 2 तो हाइड्रोजन के साथ संयोजकता कर लेते हैं, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉनों के युग्म पाए जाते हैं, जिसमें से एक एकांकी युग्म का इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, एल्यूमिनियम को दे देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है, क्योंकि इसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 किसके साथ संयोजकता कर लेते हैं, क्लोरीन के साथ। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाती है और उन कमी को पूरा कर लेता है H2O। H2O से कौन करता है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से इनके बीच में भी क्या बन जाता है, एक उपसहसंयोजक बंधुत्व। ये थे अम्लों और क्षारों के 3 मुख्य रूप से सिद्धांत। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को, ये तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन को त्यागते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि लुईस अम्ल वे यौगिक होंगे जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो अथवा वो धनात्मक हो। इसके अलावा क्षारों के बारे में उन्होंने ये बताया कि लुईस क्षार वे पदार्थ होंगे जिनके पास यानी कि केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो अथवा वो ऋणात्मक हो।